नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द बिकिनी किलर, चार्ल्स शोभराज। चार्ल्स शोभराज। हाँ, ये नाम सुनते ही मतलब एक अजीब सी सनसनी और क्यूरियोसिटी होती है ना। बिल्कुल, जिसे द सर्पेंट भी कहा गया। और द बिकिनी किलर भी। ये सिर्फ निकनेम्स नहीं है, ये उसकी शख्सियत के अंधेरे कोणों को दिखाते हैं। जैसे कोबरा, हिप्नोटिक और जानलेवा। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा आदमी जो दिखने में मतलब बेहद हैंडसम, चार्मिंग था। हाँ, पर अंदर से उतना ही रूथलेस, एकदम पत्थर दिल। और उसके निशाने पर कौन थे? मोस्टली पश्चिमी पर्यटक, वो लोग जो 1970s में एशिया के मशहूर हिप्पी ट्रेल पर निकले थे। हाँ, कुछ लोग जैसे आध्यात्मिक शांति की तलाश में, कुछ बस एडवेंचर के लिए, अपनी दुनिया से दूर। और शोभराज ने उसने उनकी इसी मासूमियत, उनके भरोसे का फायदा उठाया। और कितने लोगों को मारा उसने, ये आज भी एक मिस्ट्री है, सही में। हाँ, पुलिस को कम से कम 20 मर्डर्स का शक है। सोचो, 20। ओके, फरेब और मैनिपुलेशन पर टिका था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सर्पेंट, ये सांप आखिर पैदा कैसे हुआ? उसका असली नाम था होचंद भवानी गुरुमुख शोभराज। जन्म हुआ 6 अप्रैल 1944 साइगोन में। हाँ, जो उस समय फ्रेंच इंडो चाइना था, आज का हो ची मिन सिटी, वियतनाम। उसका परिवार वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था। पिता एक इंडियन सिंधी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने उसे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया था। मतलब शुरुआत ही रिजेक्शन से हुई। और माँ वियतनामी थी। क्योंकि वो फ्रेंच टेरिटोरी में पैदा हुआ था, तो उसे फ्रेंच सिटीजनशिप मिल सकती थी, जो बाद में उसके बहुत काम आई। कुछ टाइम बाद उसकी माँ ने एक फ्रेंच आर्मी लुटेनेंट से शादी कर ली। तब इसका नाम बदला गया चार्ल्स घुरमुख शोभराज। लेकिन इस नई फैमिली में भी वो हमेशा एक आउटसाइडर जैसा ही रहा, मतलब निग्लेक्टेड महसूस करता था। उसका बचपन भी कभी साउथ ईस्ट एशिया, कभी फ्रांस, इन दो जगहों के बीच ही घूमता रहा, जैसे कहीं टिक ही नहीं पाया। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं का नहीं था, और शायद यही रिजेक्शन की भावना, ये अकेलापन। हाँ, शायद उसी ने उसके अंदर के क्रिमिनल को जगाया। बहुत छोटी उम्र में ही उसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे। पहली बार जेल गया 1963 में, पेरिस के पास पॉइसी प्रिजन में, चोरी के इल्जाम में। और जेल के अंदर भी उसका दिमाग रुका नहीं। कहते हैं उसने जेल ऑफिशियल्स को भी अपनी बातों में फंसा लिया था। अच्छा, क्या किया उसने? मतलब स्पेशल फेवर्स लेता था, जैसे अपने सेल में किताबें रखना वगैरह। और वहीं उसकी मुलाकात हुई फेलिक्स डिएस कॉग्ने से। ओह, वो अमीर वॉलंटियर। हाँ बिल्कुल, शोभराज ने उसे भी अपने असर में ले लिया। जब वो पैरोल पे बाहर आया तो डीएस कॉग्ने के साथ ही रहा। एक तरफ पेरिस की हाई सोसाइटी, दूसरी तरफ क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। हाँ, दोनों दुनिया में पैर जमा लिए थे उसने। चोरी और स्कैम से पैसा बनाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान वो चैंटल कंपेनियन से मिला, एक यंग पेरिशियन लड़की, काफी कंजर्वेटिव फैमिली से। शोभराज ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। पर मजे की बात देखो, उसी दिन हाँ, जिस दिन प्रपोज किया उसी दिन चोरी की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। फिर से 8 महीने जेल। लेकिन चैंटल, वो उसका इंतजार करती रही, उसका साथ दिया उसने। हाँ, उसका डिवोशन कमाल का था। जैसे ही शोभराज रिहा हुआ, दोनों ने शादी कर ली। और 1970 में माँ के जरिए उसे फ्रेंच सिटीजनशिप भी मिल गई। अब वो ऑफिशियली फ्रेंच नागरिक था। तो अब चार्ल्स शोभराज फ्रेंच सिटीजन था, शादीशुदा था। सोच सकते हैं कि शायद अब सुधार जाए। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। जुर्म का रास्ता छोड़ना उसके बस में नहीं था। 1970 में एक अरेस्ट वारंट से बचने के लिए वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी चैंटल के साथ फ्रांस से भाग गया, सीधा एशिया। उनका सफर पूर्वी यूरोप से होते हुए गुजरा। नकली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए। और रास्ते में जिन टूरिस्ट से मिलते, दोस्ती करते, उन्हीं को लूट लेते। आखिर में वो बॉम्बे पहुंचे, मतलब आज का मुंबई। और वहीं चैंटल ने उनकी बेटी उषा को जन्म दिया। लेकिन शोभराज रुका नहीं। बॉम्बे में भी कार थेफ्ट, स्मगलिंग और उसकी गैम्बलिंग की लत, वो सब चलता रहा। और फिर 1973 में दिल्ली के अशोक होटल में पकड़ा गया, एक जौहरी को लूटने की कोशिश में। यहाँ भी उसने अपना शातिर दिमाग लगाया। चैंटल की मदद से बीमारी का ऐसा नाटक किया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हाँ, और वहां से भाग निकला। लेकिन ज्यादा देर बाहर नहीं रह पाया, फिर पकड़ा गया। इस बार उसने अपने पिता से बेल के पैसे लिए और सीधा काबुल, अफगानिस्तान फरार। काबुल में भी वही पैटर्न, हिप्पी पर्यटकों को लूटना, फिर गिरफ्तार हुआ। और फिर से वही एस्केप प्लान,
बीमारी का बहाना, हॉस्पिटल, गार्ड को नशीली दवा दी और फरार। इस बार वो ईरान भागा। लेकिन अपनी फैमिली को, चैंटल और ऊषा को काबुल में ही छोड़ गया। शैंटल के लिए शायद ये आखिरी धक्का था। वो अब तक हर मुश्किल में साथ थी, पर अब उसने फैसला कर लिया कि वो इस क्रिमिनल लाइफ से दूर हो जाएगी। बिल्कुल। वो फ्रांस लौट गई, इस वादे के साथ कि वो फिर कभी शोभराज से नहीं मिलेगी। अगले 2 साल शोभराज एक भूत की तरह घूमता रहा। कहते हैं करीब 10 अलग-अलग चोरी के पासपोर्ट इस्तेमाल किए। हाँ, पूर्वी यूरोप, मिडल ईस्ट, कई देशों में रहा। इसी दौरान इस्तांबुल में उसकी मुलाकात अपने सौतेले भाई आंद्रे से हुई। ओह, तो अब एक पार्टनर मिल गया। हाँ, दोनों भाई अब पार्टनर्स इन क्राइम बन गए। तुर्की और ग्रीस में मिलकर कई वारदातें की। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एथेंस में दोनों पकड़े गए। शोभराज तो अपनी पहचान बदलने की कोशिश में पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, पर आंद्रे फंस गया। उसका क्या हुआ? ग्रीक पुलिस ने उसे टर्किश अथॉरिटीज को सौंप दिया। उसे वहां 18 साल की लंबी सजा हुई। तो अब शोभराज फिर से अकेला था, लेकिन शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक और डेस्परेट। बिल्कुल। अपने हाई फ्लाइंग लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए वो नए तरीके ढूंढ रहा था। कभी खुद को रत्न विक्रेता बताता, कभी ड्रग डीलर। मकसद बस एक ही था, पर्यटकों को फंसाना और लूटना। और इसी फेज में 1975 में बैंकॉक में उसकी जिंदगी में आई मैरिएंड्रे लेक्लेयर, कनाडा की वो टूरिस्ट। हाँ, क्यूबेक से, जो दुनिया घूमने और एडवेंचर की तलाश में थी। वो शोभराज के चाम में इस कदर खो गई कि उसकी सबसे डिवोटेड फॉलोअर बन गई। सब कुछ जानते हुए भी उसके अपराध, उसके अफेयर्स, हाँ, सब नजरअंदाज करती रही। एक तरह से उसकी अकॉम्प्लिश बन गई। शोभराज ने अब सिस्टमैटिकली एक गैंग या फैमिली बनाना शुरू किया। उसका तरीका बड़ा अजीब था लोगों की लॉयल्टी जीतने का। हाँ, वो पहले लोगों को मुसीबत में डालता, अक्सर वो मुसीबत उसी की पैदा की हुई होती, और फिर उनकी मदद करने का नाटक करता। जैसे वो फ्रेंच पुलिस वालों वाला किस्सा, जिनके पासपोर्ट खुद चुराएं और फिर वापस दिलाने में मदद की। बिल्कुल वही। या फिर वो फ्रेंच आदमी डोमिनिक रेनेलो, बेचारा बीमार था तो शोभराज ने उसे पनाह दी। लेकिन असल में शोभराज ही उसे धीरे धीरे जहर दे रहा था ताकि वो कमजोर हो जाए और उस पर डिपेंड करे। इसी गैंग में फिर शामिल हुआ अजय चौधरी, एक इंडियन क्रिमिनल जो शोभराज का राइट हैंड मैन बन गया। हाँ। और फिर 1975 में वो हत्याओं का भयानक सिलसिला शुरू हुआ जिसने दुनिया को दहला दिया। उसके शिकार अक्सर पहले उसके करीब आते थे, उसके गैंग का हिस्सा बनते थे, शायद छोटे मोटे क्राइम्स के लिए रिक्रूट किए जाते थे। हाँ, लेकिन जब वो शोभराज के लिए खतरा बन जाते या उसे एक्सपोज करने की सोचते तो वो उन्हें रास्ते से हटा देता था। शोभराज तो हमेशा कहता रहा कि ये सब एक्सीडेंटल ड्रग ओवरडोसेस थी। हाँ, वो कहता था उसने स्लीपिंग पिल्स या हेरोइन दी थी जो उन्होंने ज्यादा ले ली, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था और सबूत भी मिले कि वो उन्हें जानबूझकर मारता था। अजय चौधरी अक्सर उसके साथ होता था। पहली जानी मानी विक्टिम थी तेरेसा नोल्टन, सियाटल अमेरिका की एक लड़की, अक्टूबर 1975। उसकी बॉडी गल्फ ऑफ थाईलैंड के एक ज्वार पूल में मिली। उसने फूलों वाली बिकिनी पहनी हुई थी। शुरू में पुलिस को लगा स्विमिंग एक्सीडेंट है। हाँ, पर पोस्टमार्टम में पता चला कि उसे डुबोया गया था, मर्डर था। इसके बाद अगला शिकार था विटाली हकीम, एक तुर्की सेफारडी यहूदी। उसकी जली हुई लाश पटाया जाने वाली सड़क पर मिली। जला हुआ शरीर, बाप रे। इसके बाद निशाना बने एक डच जोड़ा, हैंक बिंटांजा और कॉर्नेलिया हेमगर। शोभराज उनसे हांगकांग में मिला था और थाईलैंड बुलाया था। उनके साथ भी वही जहर वाला खेल। बिल्कुल, उन्हें जहर दिया, फिर उनकी देखभाल की, उनका भरोसा जीता। लेकिन तभी विटाली हकीम की फ्रेंच गर्लफ्रेंड चार्मेन कैरो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए शोभराज तक पहुंच गई। तो शोभराज को लगा कि अब ये लोग खतरा बन सकते हैं। एग्जैक्टली। उसने और चौधरी ने बिंटांजा और हेमकर को बेहोशी की हालत में उनके अपार्टमेंट से निकाला, गला घोटा और लाशों को जला दिया। उनकी बॉडी 16 दिसंबर 1975 को मिली। और चार्मेन कैरो का क्या हुआ? कुछ ही दिन बाद उसकी बॉडी भी मिली, डूबी हुई, और उसने भी वैसी ही बिकिनी पहनी हुई थी जैसी टेरेसा नोल्टन ने। इसी वजह से बिकिनी किलर नाम पड़ा। हाँ, इसी दिसंबर 1975 में बिंटांजा और हेमकर के पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके शोभराज और मैरिएंद्रे लेक्लेयर नेपाल चले गए। नेपाल में? हाँ, वहाँ क्रिसमस से ठीक पहले 21-22 दिसंबर के बीच उन्होंने 2 और लोगों को मार डाला, लॉरेंट कैरियर, एक कैनेडियन, और कोनी जो ब्रॉन्जिच, एक अमेरिकन। और फिर उनके पासपोर्ट्स इस्तेमाल करके थाईलैंड वापस। बिल्कुल, इससे पहले कि नेपाल में लाशें पहचानी जाती। लेकिन अब
शोभराज के अपने ही फ्रेंच साथी जो उसके पड़ोस में रहते थे उन पर शक करने लगे थे। उन्हें विक्टिम्स के दस्तावेज मिले थे? हाँ, वो समझ गए कि वो एक सीरियल किलर के साथ रह रहे हैं। डर के मारे वो पेरिस भाग गए और वहां अथॉरिटीज को सब बता दिया। लेकिन शोभराज वो रुका नहीं, वापस इंडिया आ गया। अगला शिकार बना अवोनी जाकब, एक इजरायली स्कॉलर, वाराणसी या कलकत्ता में। उसका पासपोर्ट लेकर शोभराज, लेक्लेयर और अजय चौधरी सिंगापुर गए, फिर इंडिया लौटे और मार्च 1976 में वापस बैंकॉक पहुंच गए, ये जानते हुए भी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। कितनी हिम्मत या बेवकूफी! थाई पुलिस ने उनसे पूछताछ की भी, पर शायद सबूत काफी नहीं थे तो उन्हें जाने दिया। मगर इसी बीच बैंकॉक में एक डच डिप्लोमेट हर्मन निपिनबर्ग, ओ हाँ, हर्मन निपिनबर्ग, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। हाँ, अपनी पत्नी एंजेला केन के साथ मिलकर वो डच कपल बिंटांजा और हेमकर के मर्डर की जांच कर रहे थे। शोभराज के पड़ोसी नादीन और रेमी गिरोज, जो खुद शोभराज से डरे हुए थे, उन्होंने चुपके से निपिनबर्ग की मदद की। और जब शोभराज देश छोड़कर गया, हाँ, जब शोभराज, लेक्लेयर और चौधरी मलेशिया जा चुके थे, उसके 1 महीने बाद निपिनबर्ग को शोभराज के अपार्टमेंट की तलाशी की इजाजत मिली। और वहां क्या मिला? सबूतों का खजाना, विक्टिम्स के। दर्जनों दस्तावेज, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, जहर की शीशियां, सिरिंज, सब कुछ। निपिनबर्ग ने सारा एविडेंस इंटरपोल को सौंप दिया। तब तक शोभराज मलेशिया पहुंच चुका था। मलेशिया में शोभराज ने अजय चौधरी को कुछ रत्न चुराने भेजा। और अजय चौधरी? उसे आखिरी बार तभी देखा गया था जब वो रत्न शोभराज को लाकर दे रहा था। उसके बाद अजय चौधरी गायब हो गया। तो क्या शोभराज ने उसे भी? सबसे मजबूत थियरी यही है कि शोभराज ने अपने इस राजदार साथी को भी रास्ते से हटा दिया, शायद उसी मलेशिया ट्रिप के दौरान। अजय चौधरी का क्या हुआ, ये शोभराज की कहानी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। मई 1976 में निपिनबर्ग के सबूतों के आधार पर इंटरपोल ने शोभराज के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, थाईलैंड में कम से कम 4 हत्याओं के लिए। लेकिन द सर्पेंट अभी भी पकड़ से बाहर था। वो फिर से इंडिया लौट आया। बॉम्बे में उसने एक नया गैंग बनाया, 2 पश्चिमी महिलाएं, बार्बरा स्मिथ और मैरी एलन ईथर। और यहाँ एक और कत्ल किया, जीन लूक सोलोमन, एक फ्रेंचमैन का। हाँ, प्लान शायद सिर्फ लूटने का था। उसे बेहोश करने के लिए जहर दिया, लेकिन ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। और फिर आखिर वो दिन आया, जुलाई 1976, नई दिल्ली। शोभराज और उसके 3 महिला साथियों ने फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एक पूरे ग्रुप को निशाना बनाया। शोभराज ने खुद को उनका टूर गाइड बताया और एंटी डिसेंट्री दवा के नाम पर जहर दे दिया। हाँ, जहर मिली हुई गोलियां। लेकिन इस बार उसका प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। कैसे? ड्रग्स का असर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। कुछ स्टूडेंट्स फौरन बेहोश होने लगे, लेकिन 3 स्टूडेंट्स जिन पर असर कम हुआ था, वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हिम्मत दिखाई। स्मिथ और मैरी एलन ईथर ने। उन्होंने पूछताछ में सब उगल दिया। शोभराज पर जीन ल्यूक सोलोमन के मर्डर का चार्ज लगा और सबको दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और मैरी एंद्रे लेक्लर का क्या हुआ? उसे फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग देने का दोषी पाया गया। 2 साल की सजा हुई। बाद में पेरोल पर रिहा होकर कनाडा लौटी, जहां उसे ओवेरियन कैंसर हो गया। 1984 में उसकी मौत हो गई। और मरते दम तक वो यही कहती रही कि वो निर्दोष है। हाँ, और शोभराज के लिए वफादार बनी रही। कमाल की बात है। तिहाड़ जेल में शोभराज की जिंदगी, वो तो कहते हैं बड़ी शानदार थी। अरे हाँ, बिल्कुल राजाओं जैसी। गार्ड्स को रिश्वत देकर उसने वहां भी एक लग्जूरियस लाइफ का इंतजाम कर लिया था। टीवी, बढ़िया खाना। गार्ड्स और कैदियों दोनों से दोस्ती कर रखी थी। हाँ, और पश्चिमी लेखकों और पत्रकारों को इंटरव्यू देता था, जैसे रिचर्ड नेवेल और जूली क्लार्क, जिन्होंने उस पर किताबें लिखी। उसने खुद को एक सेलिब्रिटी बना लिया था जेल के अंदर ही। अपनी इंटरव्यूज में हमेशा हत्याओं से इनकार करता था। कहता था ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ उसका बदला है। सोचो कितना मैनिपुलेटिव था। विक्टिम को ही विलन बना रहा था। बिल्कुल। और उसकी प्लानिंग हमेशा चालू रहती थी। उसे पता था कि इंडिया की सजा खत्म होते ही थाईलैंड उसे एक्स्ट्राडाइट कर लेगा। हाँ, और थाईलैंड में हत्या के लिए स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस 20 साल का था, जो खत्म होने वाला था। अगर वो उस टाइम लिमिट के अंदर थाईलैंड पहुंच गया तो उसे मौत की सजा मिलना तय था। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया? वो मशहूर एस्केप। हाँ, मार्च 1986 में जेल में अपना 10वां साल काटते हुए उसने गार्ड्स और कुछ साथी कैदियों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। और सबके खाने पीने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। बिल्कुल। जब सब बेहोश हो गए, वो आराम से तिहाड़ जेल से बाहर निकल गया। वॉक्ड राइट आउट। कमाल है। लेकिन इससे उसे फायदा क्या हुआ? इस एस्केप के जुर्म में उसकी सजा इंडिया में 10 साल और बढ़ गई।
कुछ ही हफ्तों बाद उसे गोवा के ओकोकीरो रेस्टोरेंट में इंस्पेक्टर मधुकर जिंदे ने फिर से पकड़ लिया। लेकिन तब तक जैसा शोभराज ने चाहा था, थाईलैंड का 20 साल का स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस एक्सपायर हो चुका था। वो एक्सट्रेडिशन से बच गया। क्या दिमाग था, अनबिलीवेबल। आखिरकार 17 फरवरी 1997 को 52 साल की उम्र में वो तिहाड़ से रिहा हुआ। तब तक उसके खिलाफ ज्यादातर वारंट्स, सबूत, गवाह सब खत्म हो चुके थे। कोई देश उसे एक्स्ट्राडाइट करने को तैयार नहीं था, तो इंडियन अथॉरिटीज ने उसे फ्रांस भेज दिया। फ्रांस जाकर वो पेरिस में आराम से रहने लगा। मीडिया से अपने इंटरव्यूज और फोटोज के लिए मोटी रकम लेता था। अपनी लाइफ स्टोरी के राइट्स $15 मिलियन से ज्यादा में बेचे। ऐसा लगा जैसे अब सब खत्म, द सर्पेंट रिटायर हो गया। हाँ, लगा था यही था। लेकिन फिर 2003 में उसने कुछ ऐसा किया जो किसी की समझ में नहीं आया। वो नेपाल लौट गया। हाँ, नेपाल। उन कुछ देशों में से एक जहां वो 1975 के मर्डर्स के लिए अब भी वांटेड था और गिरफ्तार हो सकता था। आखिर वो वापस गया क्यों? ये सवाल तो आज तक है। कोई नहीं जानता पक्के तौर पर। कुछ कहते हैं उसे फिर से लाइमलाइट चाहिए थी। कुछ मानते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट था, सोचता था उसे कोई नहीं पकड़ सकता। एक थियरी ये भी थी कि वो वहां मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करना चाहता था। हाँ, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीरियल ऑफेंडर्स में एक कंपल्शन होती है अपने क्राइम सीन पर लौटने की। कौन जाने सच क्या है। वजह जो भी हो, ये उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 1 सितंबर 2003 को काठमांडू के एक कसीनो में द हिमालयन टाइम्स के एक पत्रकार ने उसे पहचान लिया। उस पत्रकार ने 2 हफ्ते उसे फॉलो किया, तस्वीरें ली और फिर एक धमाकेदार रिपोर्ट छाप दी। और रिपोर्ट आते नेपाली पुलिस हरकत में आ गई। कसीनो पर रेड किया जहां शोभराज अब भी गैम्बलिंग कर रहा था और उसे गिरफ्तार कर लिया। 1975 का वो डबल मर्डर केस कोनी जो ब्रॉन्जिच और लॉरेन कैरियर का फिर से खुल गया। 20 अगस्त 2004 को काठमांडू कोर्ट ने उसे कोनी जो ब्रॉन्जिच के मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी, मतलब नेपाल में 20 साल। और इस केस में सबसे बड़ा रोल उसी सबूत का था जो सालों पहले डच डिप्लोमैट हर्मन निप्पेनबर्ग ने इकट्ठा किया था। शोभराज ने अपील की होगी। हाँ, उसने अपील की, कहा कि प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ। उसकी पहली पत्नी चैंटल ने भी यूरोपियन कोर्ट में फ्रेंच सरकार के खिलाफ केस करने की बात कही। इसी बीच वो शादी वाली खबर आई थी। हाँ, 2008 में हाँ, कि 64 साल के शोभराज ने जेल में ही अपनी नेपाली लॉयर की बेटी निहिता बिस्वास से शादी कर ली है, जो उससे 44 साल छोटी थी। हालांकि अधिकारियों ने इसे मान्यता नहीं दी। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी और उम्र कैद बरकरार रखी। हाँ, और नेपाल में अवैध रूप से घुसने के लिए 1 साल की एक्स्ट्रा सजा और जुर्माना भी लगाया। सारी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 2014 में उसे दूसरे विक्टिम लॉरेंट कैरियर के मर्डर के लिए भी सजा हुई। हाँ, भक्तपुर कोर्ट ने 20 साल की एक और सजा सुनाई। अब लगा कि वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर 2018 के आसपास उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई हार्ट सर्जरीज हुई। और फिर अचानक 21 दिसंबर 2022 को नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। किस आधार पर? उसकी उम्र 78 साल, खराब सेहत और वो अपनी सजा का बड़ा हिस्सा करीब 19 साल काट चुका था। उसे 15 दिन में नेपाल छोड़ने को कहा गया। 30 दिसंबर 2022 को वो रिहा हुआ और सीधा फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। कम से कम 10 साल के लिए नेपाल वापसी पर बैन लगा दिया गया। तो आखिर में द सर्पेंट बुढ़ापे और बीमारी की वजह से जेल से बाहर आ गया। उसकी विरासत बहुत अजीब है। वो लाइन बिल्कुल सही है, हैंडसम, चार्मिंग एंड अटरली विदाउट स्क्रूपल। हाँ, खूबसूरत, आकर्षक और पूरी तरह से बेईमान। उसने अपनी लुक्स और शातिर बुद्धि का इस्तेमाल जुर्म करने और बदनामी कमाने दोनों के लिए किया, और वो इस इन्फेमी को एंजॉय करता था। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या कहता है उसका? एक्सपर्ट्स कहते हैं उसका मेन मोटिवेशन पैसा और पावर था। मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म कहते हैं इसे। खुद को बहुत बड़ा समझना, एम्पैथी बिल्कुल ना होना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, और शायद सेडिज्म भी। हत्या उसके लिए एक टूल थी, गोल नहीं। और उसमें साइकोपैथी या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सारे लक्षण थे। एम्पैथी की कमी, मैनिपुलेशन, घमंड, दूसरों पर जीना। हाँ, और उसका बचपन, पिता का रिजेक्शन, मिक्स्ड रेस होना, अकेलापन, इन सब ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया था। शायद वो लोगों का भरोसा तोड़कर अपने अबैंडनमेंट का बदला लेता था। और इंटेलिजेंस, वो तो कमाल की थी। मैकियावेलियन दिमाग,
कई भाषाएं जानता था। हाँ, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, वियतनामी और भी कई। इसी इंटेलिजेंस और रूथलेसनेस के कॉम्बिनेशन ने उसे इतना खतरनाक बनाया। उसका असर कल्चर पर भी दिखता है। किताबें, फिल्में, टीवी सीरीज। बिल्कुल। सर्पेंटाइन, मैं और चार्ल्स द सर्पेंट, लिस्ट लंबी है। लोगों में उसके लिए एक अजीब सा फैसिनेशन है। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या हम ऐसे अपराधियों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? क्या किसी को अपने गुनाहों से नाम और पैसा कमाने का हक है? सही बात है। वो एक करिश्माई राक्षस था, एक धोखेबाज जिसने क्राइम और जेल दोनों जगह अपना रास्ता बनाया। लेकिन इतने सालों बाद भी बहुत से सवाल बाकी हैं। जैसे उसने असल में कितने लोगों को मारा? विक्टिम्स का असली नंबर क्या है? अजय चौधरी का आखिर क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, वो नेपाल वापस गया ही क्यों था? क्या ये सिर्फ उसका अहंकार था या कोई गहरा साइकोलॉजिकल पैटर्न? ये राज शायद चार्ल्स शोभराज के साथ ही दफन हो जाएंगे। हाँ, शायद। Okay, so we hope you like today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.